और मैं खरड़ का रहने वाला हूँ। इस बिजनेस के अंदर, इस शानदार बिजनेस के अंदर मैं एनटीसी रैंक को होल्ड करता। हाँ जी, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ एक ऐसी दुनिया के अंदर जहाँ पे दुनिया के सबसे ज्यादा हाई ड्रीमिंग, मोस्ट पॉजिटिव, हैप्पीएस्ट, एक्साइटिंग लोग रहते हैं। और अगर कोई इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप भरोसा रखिए, अगले 1 हफ्ते के अंदर, अगले या फिर मैं कहूँ अगले 90 दिन के अंदर हम सभी लोगों के अंदर ये सारी क्वालिटीज आ जाएंगी। हम लोग बहुत बड़े-बड़े सपने देखना शुरू कर देंगे। दुनिया के सबसे ज्यादा पॉजिटिव लोग होंगे, सबसे ज्यादा खुश होंगे और सबसे ज्यादा एक्साइटिंग होंगे। इतनी बड़ी मुहिम, इतना बड़ा जो आज मैं सभी लोगों को 3 बड़े क्वेश्चन, 3 बड़े प्रश्न जो कि हर एक इंसान के मन के अंदर होते हैं जब वो इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया जाता है। और वो 3 बड़े क्वेश्चन है कि व्हाट, व्हाई, हाउ। और मेरे हिसाब से इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर पूरी दुनिया सिमटी हुई है। व्हाट मतलब क्या करना है, व्हाई मतलब क्यों करना है और हाउ मतलब कैसे करना है। तो मैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ आता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है। बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद उनको यही नहीं पता होता कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। अपने पास्ट एक्सपीरियंस से या कोई आज से कुछ साल पहले किसी ने कुछ आगे बोल दिया, किसी ने आगे हमें जोड़ लिया और हम लोग वो काम कर नहीं पाए या हम लोग वो सीख नहीं पाए, उसकी वजह से मन में एक धारणा बन जाती है कि ये तो गंदे काम है, ये तो गलत काम है, ये तो मेंबर बनाने वाले काम है, चेन बनाने वाले काम। बहुत सारे लोग जो इस मीटिंग को आज सुन रहे हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपना कोई बुरा एक्सपीरियंस लिया होगा जिससे उनके मन में विचार बन गया। मैं भी उन्हीं लोगों में से था। 97, 98 के अंदर एक कंपनी आई थी जिसकी वजह से मेरे मन में धारणा बन गई थी कि ये तो गंदा काम है, ये नहीं हमने करना, दुनिया में और सारे काम कर लेंगे, इस काम को नहीं करना। जब तक मैंने ये वाली स्लाइड नहीं देखी थी। तो आज मैं स्लाइड आपको बताता हूँ। सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है, इसको समझने से पहले आइए हम लोग समझते हैं जो मार्केट में ऑलरेडी सामान बिकता है वो किस तरीके से बिकता है। दोस्तों, अगर हम मार्केट में से कोई भी सामान खरीद के लेके आते हैं, हर सामान को किसी ना किसी एक फैक्ट्री के अंदर, किसी ना किसी कंपनी के अंदर बनाया जाता है, कोई एक मैन्युफैक्चरर होता है। उसके बाद वही सामान चल के आता है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर तक, उसके बाद C&F एजेंट तक, उसके बाद सुपर स्टॉकिस्ट तक, फिर स्टॉकिस्ट, फिर रिटेलर और उसके बाद कस्टमर तक वो सामान पहुंचता है। हम सभी के हाथ में एक मोबाइल फोन है जिससे हम ये जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ये मोबाइल फोन अगर हमने किसी से खरीदा तो वो एक रिटेल का दुकानदार था, बट उसने सीधा कंपनी से नहीं खरीदा होगा, उसने किसी न किसी होलसेलर से खरीदा होगा, उस होलसेलर ने किसी बड़े होलसेलर से खरीदा होगा, उसने किसी बड़े C&F से खरीदा होगा और उसने किसी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदा होगा और सबसे पहले बना होगा किसी कंपनी के अंदर। दोस्तों, ये जितने लोग बीच में आते जाएंगे, जितने लोग बीच में जुड़ते जाएंगे, मैन्युफैक्चरर से लेके कस्टमर तक, उतने लोग बीच में अपना अपना मार्जिन लेते रहेंगे। कोई 2% ले लेगा, कोई 4% ले लेगा, कोई 10% ले लेगा। बट कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते एक और बहुत बड़ा खर्चा जो बीच में जुड़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट का खर्चा। टीवी के ऊपर, न्यूज़पेपर के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर जितनी भी एडवर्टाइजमेंट हम लोग देखते हैं, इसका कुछ ना कुछ कॉस्ट तो ऐड होता होगा ना। आप सोचिए, अमिताभ बच्चन, सैफ अली खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज टीवी के ऊपर आते हैं, कुछ सेकंड्स की या कुछ मिनटों की ऐड करते हैं और करोड़ों रुपया ले जाते हैं। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ बताता हूँ। देखिए, हम सभी लोगों ने चिप्स जरूर खाए होंगे, लेज या किसी और ब्रांड के अंकल चिप्स वगैरह हम लोगों ने जरूर खाए होंगे। आपके हिसाब से वो लेज या अंकल चिप्स को बनाने की कीमत कितनी होगी? या मैं दूसरे शब्दों में बात करता हूँ, आज की डेट में आलू, पोटैटो मार्केट में क्या रेट होगा? शायद 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, इससे ज्यादा तो क्या ही होगा। आप सोचो, वो 20 रुपए किलो आलू को चिप्स बनाने वाली कंपनियां 1000 रुपए किलो बेच देती हैं। वो कैसे बेच देती हैं? वो सिर्फ उसकी ब्रांडिंग करती है और उसमें बहुत सारा ब्रांड का पैसा सैफ अली खान जैसे लोग ले जाते हैं जो चिप्स को टीवी के ऊपर या एडवर्टाइजमेंट का काम करते हैं। दोस्तों, आप जान के हैरान हो जाओगे, बहुत सारी चीजें मार्केट में ऐसी है जो हम हर रोज खरीद रहे हैं, जिनके अंदर 60 से 70% पैसा बीच में एडवर्टाइजमेंट में या फिर इन चैनल्स के अंदर कंज्यूम हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ भी अलग नहीं किया गया। नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ इस बीच वाले चैनल को बाईपास कर दिया गया। इस चैनल को बाईपास करके कुछ ऐसे लोगों को बीच में रख दिया गया जो आपके और मेरे जैसे ही लोग हैं, जो लोग इस बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो लोग इस बिजनेस के प्रोडक्ट्स को रिकमेंड कर रहे हैं, एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, और वही लोगों को इस बिजनेस का जो 60 से 70% का मार्जिन है वो बांट दिया जा रहा है। यानी कि मिडिल मैन को बाईपास कर दिया गया। मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कंज्यूमर्स इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। आज के बाद आपसे कोई भी बंदा
इस बात के ऊपर बहस करें कि ये काम गलत है, ये काम सही है, इसको करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए, तो आप सिंपल उस इंसान से सिर्फ ये पूछेगा कि भाई क्या आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है, इसकी डेफिनेशन भी आती है। और इसकी डेफिनेशन सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कंज्यूमर इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। सो यही इसकी डेफिनेशन है, यही पूरी नेटवर्क मार्केटिंग का सार। आगे बढ़ते हैं। रिकमेंडेशन कैसे काम करती है? ऐसा तो नहीं कि रिकमेंडेशन आज हमने करना शुरू कर दिया, रिकमेंडेशन तो हम बरसों से करते आ रहे हैं। आज से पहले कितनी सारी चीजों को हम लोग रिकमेंड करते आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, गर्मियां चल रही हैं, हम सभी लोगों के घरों में एसी या तो लगे हुए हैं या तो हमने लगवाए हैं या लगवाने हैं। और एसी अगर हम कोई भी लगवाते हैं तो अपने किसी ना किसी खास दोस्त से, किसी रिश्तेदार या किसी रिलेटिव से, फ्रेंड से हम रिकमेंडेशन लेते हैं, सलाह लेते हैं कि भाई कौन सी कंपनी का एसी अच्छा है, कितने टन लगवाना चाहिए। ऐसे ही अगर हमने कोई लैपटॉप, ऐसे कोई मोबाइल फोन खरीदना है या इवन कोई गाड़ी खरीदनी है, तो हम किसी ना किसी की सलाह जरूर लेते हैं, सलाह लेते भी हैं और सलाह देते भी बहुत सारे लोगों को। ये दुनिया रिकमेंडेशन के सिर्फ ऊपर चलती है। सिर्फ एसी, कार, मोबाइल फोन या लैपटॉप की बात नहीं है दोस्तों, दुनिया के अंदर हर चीज जो रिकमेंडेशन से बिकती है। आप सोचिए, आपके घर पे जो बंदा दूध डालने के लिए आता है, उसकी रिकमेंडेशन भी तो कोई ना कोई कर ही रहा है ना। हमारे घर में जो लेडीज हैं, वो एक दूसरे को रिकमेंड करते हैं कि भाई ये वाला दूध वाला जो आता है, इसका दूध की क्वालिटी अच्छी है, हम इससे डलवाते हैं। आपके बच्चे जिस स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, उस स्कूल की भी रिकमेंडेशन हम लोग करते हैं। जिस हॉस्पिटल के अंदर हम लोग अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उसकी भी रिकमेंडेशन हम करते हैं। मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे को लगता है पिछले एक डेकेड की, पिछले 10 सालों की जो सबसे ज्यादा हिट मूवी रही है, वो थी जी बाहुबली। और बाहुबली फिल्म का मैंने एक डाटा निकाला और उसमें से पता चला, बाहुबली 1 का जो कारोबार था वो था 650 करोड़ रुपए का। और बाहुबली 2 का जो कारोबार था, बाहुबली 2 का जो कारोबार गया वो गया 1750 करोड़ से भी ज्यादा। पता क्यों? क्योंकि पहले पार्ट में सिर्फ एक ही चीज को रिकमेंडेशन हुई थी कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और मेरे ख्याल से इसी सवाल का आंसर जानने के लिए आगे से आगे रिकमेंडेशन होती गई, होते पूरे वर्ल्ड में इसकी रिकमेंडेशन हुई और बाहुबली 2 ने इतना बड़ा कारोबार किया। मैं आपको सिर्फ रिकमेंडेशन की पावर दिखा रहा हूँ। और दोस्तों, आज हमने कुछ अलग नहीं करना, आज हमने वही काम करना है जो हम लोगों की नेचर के अंदर है, जो हम लोगों की आदत बन चुका है रिकमेंडेशन का। और आज हमें किस चीज की रिकमेंडेशन करनी है? आज हमने उन ब्रांड्स की रिकमेंडेशन करनी है जो ब्रांड हमारे अपने हैं, हमारी अपनी कंपनी के हैं, जिनको हम दिल से प्यार करते हैं और जिन ब्रांड्स के बहुत ही शानदार, बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट। और ये सभी आपके सामने है, ऑन एंड ऑन, एलिमेंट्स, न्यू स्टार, आहार, इंडिया ग्रो, एमआई होम। ये सारे के सारे ब्रांड्स जो कि क्वालिटी में बहुत अच्छे हैं, जिनके प्रोडक्ट्स को हम यूज करके बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को बचा पा रहे हैं, या हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सारे के सारे ब्रांड्स को हमने रिकमेंड करना है और इन्हीं रिकमेंडेशन की वजह से हम इस बिजनेस के अंदर अपनी सीलिंगें लगा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं कुछ और बातें आपको बताना चाहूंगा। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग कोई ऐसा काम नहीं है जो आज ही शुरू हुआ है। 1941 से अमेरिका में शुरू हो गया था। ये वो टाइम था जब इंडिया के अंदर लोग कह रहे थे अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। हम लोग संघर्ष कर रहे थे, हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। उस वक्त अमेरिका के अंदर लोग 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 के 16 करना शुरू कर दिए थे। यानी कि ये इतनी पुरानी इंडस्ट्री है, ऑलमोस्ट 80 साल पुराना ये बिजनेस पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कि फैला हुआ है। 150 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर आज सक्सेसफुली नेटवर्क मार्केटिंग को किया जाता है। 150 यानी कि 195 टोटल कंट्री में से तकरीबन 150 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर ये कारोबार किया जाता है। काम आया था 1998 के अंदर, 1998 के अंदर ऑरिफ्लेम नाम की कंपनी इस बिजनेस को इंडिया के अंदर लेके आई। आज भी पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग न्यू एज के मिलीनियर्स बनते हैं, 18, 20, 19 साल के लोग, जो बच्चे हैं, जो मिलीनियर करोड़पति अरबपति बनते हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा परसेंटेज नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आता है। इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, उसमें से 75% लेडीज, फीमेल जो एसोसिएट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो सक्सेसफुल हैं और करोड़पति हैं। आज हम जिस इंडस्ट्री के अंदर हैं, वो ऑलरेडी पूरी इंडिया की एक फास्टेस्ट और बिगेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। कोरोना टाइम के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रियां धराशायी होगी और उस वक्त भी डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग ने लोगों को व्यापार दिया, लोगों को रोजी रोटी कमाने का साधन दिया और बहुत अच्छी ग्रोथ दी। और इसको हम बोलते हैं बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग की खासियत है, जो कि बहुत शानदार बिजनेस है। और ऐसा नहीं कि ये बातें मैं बोल रहा हूँ या हमारे कुछ आसपास के साथी बोल रहे हैं। आप बिल गेट्स की स्टेटमेंट को उठाइए। उन्होंने एक बार बोला था कि इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर, अगर मुझे एक बार दोबारा से सब कुछ शुरू करना पड़े ना, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से अपना कैरियर शुरू करूंगा। मिस्टर अब्दुल एपीजे
अब्दुल कलाम जी, जो कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, उन्होंने बोला था नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी विच मस्ट बी ज्वाइंड बाय एवरी यंग मैन एंड वुमेन ग्लोबली। मिस्टर टोनी ब्लेयर जो कि ब्रिटेन के प्रेसिडेंट रहे हैं, उनकी बहुत अच्छी स्टेटमेंट्स हैं। मिस्टर वॉरेन बफे ये बोलते हैं कि आज मेरे पास 70 से ज्यादा कंपनियां हैं, शायद 100 के आसपास होंगी, और उनमें से 3 कंपनियां मेरी नेटवर्क मार्केटिंग की, और मुझे लगता है ये मेरी सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। रॉबर्ट कियोसाकी इसको इंडोर्स करते हैं। दुनिया के बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो कि आज अपनी अपनी फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, वो नेटवर्क मार्केटिंग को पूरे मन से इंडोर्स करते हैं। दोस्तों, मैं दूसरी इंडस्ट्री के बारे में बात करना चाहूंगा जिसको हम बोलते हैं हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हमने बात की। आज आज की डेट में हमारा लाइफस्टाइल क्या है? आज की डेट में हम बहुत बड़ी हेल्थ कंडीशन से जूझ रहे हैं। पॉल्यूशन हमारे आसपास बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, मोबाइल रेडिएशन बढ़ चुकी है, स्मोकिंग, बैड ईटिंग हैबिट्स, पेस्टिसाइड का जो हमारे जो जहरें हमारे खेतों में छिड़की जा रही हैं, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट दिखा रही है। फूड अडल्ट्रेशन है, स्ट्रेस की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आज अगर हम अपने आसपास दें, आज से 20 साल आज की डेट में अगर हम कंपेयर करें, तो बहुत सारे हॉस्पिटल हमारे आसपास खुल चुके हैं, नए नए हॉस्पिटल खुल चुके हैं। बट अगर नए नए हॉस्पिटल खुले हैं, उसका मतलब बीमारी कम होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। आज से 20 साल पहले हम इतने बीमार थे, आज के टाइगर उसके दोगुना ज्यादा बीमार। आज स्ट्रेस, वर्क प्रेशर, न्यूक्लियर सारी चीजें इंक्रीज हो रही हैं। आज इंसान का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है, और बहुत सारे अपने घरों के अंदर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बढ़ रहे हैं। और आज की डेट में अगर हम अपने आसपास देखेंगे, स्पेशली कोरोना के बाद, बहुत सारे लोग अच्छी क्वालिटी के हेल्थ सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं, जिनको लेने के बाद उनकी सेहत ठीक रही। मेरे ख्याल से हम में से हर इंसान ने कोरोना टाइम को बहुत बुरे दौर में फेस किया है, और हेल्थ सप्लीमेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ऊपर से आयुर्वेदिक हेल्थ सप्लीमेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, हम सबने फील किया। और अपने हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम ये रिकमेंड कर सकते हैं। और आज मैं बड़ा प्राउडली ये चीज आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी ने इन दोनों तरह की इंडस्ट्री को, नेटवर्क मार्केटिंग और हेल्थ इंडस्ट्री को, जो कि फ्यूचर की इंडस्ट्री है, जो कि बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी है, इन दोनों को क्लब कर दिया, और एक बहुत शानदार कंपनी के साथ हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आज इंडिया के अंदर सबसे तेजी के साथ कर पा रहे हैं, जिस कंपनी का नाम है MI लाइफस्टाइल ग्लोबल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाऊंगा, बट आप जहां पे भी बैठे हो, एक शानदार क्लैपिंग जरूर बजाइएगा, क्योंकि इस कंपनी के माध्यम से बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। हमारी कंपनी हर तरह के लीगल डॉक्यूमेंट को पूरा करके आज मार्केट में काम कर रही है। पिछले 10 सालों से 13 अगस्त 2013 को हमारी कंपनी बनी, और 2023 के अंदर आज अपने 10वें साल के अंदर कंपनी अपने सारी लीगलिटी को कंप्लीट करके मार्केट में काम कर रही है। चलिए, ये मैंने कोशिश की पहले क्वेश्चन का आंसर देने की, जिसको हम बोलते हैं व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। अब दूसरा क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग को मैं क्यों करूं, जबकि और बहुत सारे काम है दुनिया के अंदर। नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों करना चाहिए, और स्पेशली मैं ही क्यों करूं? बहुत सारी दुनिया है वो करती रहे। इन सभी चीजों के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग करने से पहले मैं आपको एक चीज याद करवाना चाहता हूँ, हमारे ड्रीम्स एंड डिजायर्स। हर इंसान के अंदर कुछ सपने हैं, हर इंसान के अंदर कुछ चाहते हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं, जो वो पूरा करना चाहते हैं। किसी की एक बड़े घर की चाहत है, किसी की एक बड़ी गाड़ी की चाहत है। हम लोग अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन चाहते हैं, हम लोग अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं, हम लोग अच्छी वेकेशन चाहते हैं, और हम लोग सेविंग्स भी चाहते हैं, फ्यूचर ये भी चाहते हैं। और ये सारी की सारी ड्रीम्स, डिजायर्स कई बारी पूरे हो पाते हैं, और कई बारी नहीं पूरे हो पाते। और मुझे लगता है शायद 95% ऑफ द पब्लिक इन सारी ड्रीम्स को एक बार देखते हैं और फिर भूल जाते हैं, क्योंकि पूरे तो हो नहीं पाते। और ये इकलौता ऐसा बिजनेस है जो अगर हम चाहें तो अपने सारे ड्रीम्स एंड डिजायर्स को इस बिजनेस के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत शानदार स्लाइड दिखाना चाहूंगा। एक ऑथर है रॉबर्ट टी कियोसाकी, नॉर्थ अमेरिका के एक बहुत बड़े फेमस ऑथर हैं, जिन्होंने एक बुक लिखी है रिच डैड पुअर डैड। वैसे इनकी बहुत सारी बुक्स हैं, आप कभी अगर समय लगे तो इस बुक को जरूर पढ़िएगा। इस बुक के अंदर इन्होंने 4 क्वाड्रेंट के बारे में बताया है, जिनमें बताते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, अगर हम उनको बराबर बराबर अलग अलग कैटेगरी में बांटे तो 4 तरह की कैटेगरीज निकल के सामने आती है। दैट इज ESBI। ई का मतलब है एम्प्लॉइज, वो लोग जो सुबह से शाम तक कोई नौकरी करते हैं किसी न किसी कंपनी के पास, किसी न किसी गवर्नमेंट अदारे के पास। वो 8, 10 या 12 घंटे जॉब करते हैं, और उनको अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन उनको सैलरी मिलती है। एज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, ये लोग नौकरी नहीं करते, ये लोग अपनी कोई ना कोई दुकानदारी करते हैं, अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस चलाते हैं, जिसमें अपना टाइम लगाते हैं, उसके बाद ये दुकानदारी इनको पैसा देती है।
तीसरी कैटेगरी है बी फॉर बिजनेसमैन। बिजनेसमैन और दुकानदार, सेल्फ एम्प्लॉयड को इन्होंने अलग अलग कैटेगरी में रखा है। बिजनेसमैन ये उस इंसान को मानते हैं जो बिजनेस तो करते हैं बट उनके पास बहुत सारे लोगों का एक नेटवर्क है, बहुत सारे लोगों को इन्होंने काम पे लगा रखा है, वो लोग काम करते हैं और उसके बाद इनको पैसा आता है। और दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आई दैट इज इन्वेस्टर हैं। ये वो लोग हैं जो सुबह उठ लगा देते हैं, किसी ना किसी चीज के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं, करोड़ों अरबों रुपए की इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं और अच्छा खासा रिटर्न अपनी इन्वेस्टमेंट से ले लेते हैं। जैसे शेयर मार्केट्स हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, ऐसे बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। जैसे इंडिया के अंदर एक नाम है राकेश झुनझुनवाला, वो इंडिया के बहुत बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने इन चारों तरह के लोगों को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। इसको वो बोलते हैं लेफ्ट क्वाड्रेंट और राइट क्वाड्रेंट। और वो बोलते हैं कि दुनिया की 95% पॉपुलेशन लेफ्ट वाले सेगमेंट के अंदर है, या तो एम्प्लॉयड है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, जबकि दुनिया की सिर्फ 5% पॉपुलेशन, पूरी दुनिया की 5% पॉपुलेशन या तो बिजनेसमैन है या इन्वेस्टर लोग। आप भी अपने आसपास सर्च करके देखिएगा कि ऐसे कितने लोग हैं जो बहुत बड़े करोड़पति अरबपति हैं, हमारी गिनती में ऐसे कितने हैं, और नॉर्मल जो नौकरी या दुकानदारी करने वाले लोग कितने। अब वो आगे बताते हैं कि ये बड़ी बात नहीं है 95% लेफ्ट में और 5% राइट में। वो कहते हैं इससे बड़ी बात ये है कि ये जो 5% लोग हैं, इनके पास पूरी दुनिया का 95% पैसा है, और जो ये 95% लोग हैं, इनके पास पूरी दुनिया का सिर्फ और सिर्फ 5% पैसा है। इनको उसी पैसे के अंदर अपनी लाइफ को सर्वाइव करना पड़ता है। तो दोस्तों, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? बहुत कम लोगों के पास पूरी दुनिया की बहुत सारी जायदाद है और बहुत सारे ज्यादा लोगों को बहुत कम पैसे के अंदर सर्वाइव करना पड़ता है। तो ये बताते हैं कि ऐसे 3 बड़े कारण हैं जो इन लोगों को डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहला कारण, जो लेफ्ट वाले लोग हैं वो इंडिविजुअल एफर्ट करते हैं, यानी कि वो अकेले काम करते हैं। दोस्तों, हर इंसान के पास पूरे दिन के अंदर 24 घंटे, और एक इंसान पूरे दिन में 12 से 15 घंटे ही काम कर सकता है, क्योंकि उसके अलावा उसको सोना भी है, खाना भी है, अपने डेली रूटीन के काम भी करते हैं। 12 से 15 घंटे मैक्सिमम काम जब हम करते हैं इंडिविजुअल एफर्ट, तो हमारी लिमिटेड इनकम आती है। कोई 10,000 रुपए ले रहा है, कोई 50 ले रहा है, कोई 1 लाख ले रहा है, कोई शायद 10 लाख रुपए महीने का लेता होगा, बट वो हमारे इंडिविजुअल एफर्ट से ही आता है। और सबसे बड़ी बात ये एक्टिव इनकम है। अगर हम काम करेंगे तो हमें पैसा आएगा, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें पैसा नहीं आएगा। जबकि राइट वाले लोगों के लिए टीम काम करती है, वो एक टीम वर्क के साथ काम करते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल के साथ अपनी बात करता हूँ। आज रतन टाटा जी को हम इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून मानते हैं। अगर हम रतन टाटा जी की सारी कंपनियों की मिला के बात करें, तो रतन टाटा जी तो सारी कंपनियां नहीं खोलते होंगे। रतन टाटा जी तो सारी कंपनियों के अंदर रोज खुद भी नहीं जाते होंगे। उन्होंने क्या किया हुआ, अपने बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय रखा हुआ। मैं मान के चलता हूँ फिगर, मान लीजिए पूरे इंडिया में उनकी कम से कम 1 लाख एम्प्लॉय तो होंगे ना। और अगर हर एम्प्लॉय कम से कम 10 घंटे डेली काम करता है, तो रतन टाटा जी के लिए इटसेल्फ पूरे एक दिन के अंदर 1 लाख गुना 10 लाख घंटे काम होता है। क्योंकि इतना सारा काम होता है, तो इतने सारे वर्किंग आवर्स हैं उनके लिए, तो उनकी इनकम जो है वो अनलिमिटेड लेवल पे जाती है। और सबसे बड़ी बात, पैसिव इनकम। आज रतन टाटा जी ने या और बहुत बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर है इंडिया के अंदर, उन्होंने एक ऐसा सेटअप बना दिया है कि अगर वो आज या अगली आने वाली 7 पुश्तें भी उनकी कुछ भी काम ना करें, और वो इंडिया छोड़ के अगर किसी बाहर किसी फॉरेन कंट्री के अंदर भी शिफ्ट हो जाए, तब भी उनकी फैमिली को अगली 7 पुश्तों तक पैसा मिलता रहेगा, और बहुत अच्छी अमाउंट में मिलता रहेगा। दोस्तों, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। अगर वो काम ना भी कर पाए, तभी उनको पैसा आता है। दोस्तों, यहाँ पे बात ये सोचने वाली है कि आज दुनिया के अंदर हर इंसान लेफ्ट से राइट जाना चाहता है। दुनिया में हर इंसान इतनी बात सोचता है कि मैं जितना पैसा कमा रहा हूँ ना, मेरी आने वाली जनरेशन मेरे से ज्यादा पैसा कमाए। प्लस जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ ना दोस्त, मुझे मेरे मेरे बच्चों को इतनी मेहनत ना करनी पड़े। हमने बहुत मेहनत की है, हर इंसान ये सोचता है। बट लेफ्ट से राइट आने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजें चाहिए, जिनमें से सबसे पहली चीज है इन्वेस्टमेंट। बहुत सारा पैसा चाहिए। रतन टाटा जी का नाम लेना तो बहुत आसान है, बट उनकी जितनी इन्वेस्टमेंट भी तो करनी पड़ेगी, नॉलेज भी तो चाहिए, इतना सारा ज्ञान हमें इकट्ठा करना पड़ेगा। फिर एक्सपीरियंस भी काम करता है। ऐसा नहीं कि आज हम उठे और कोई भी बड़ी कंपनी बनाने की सोच ली। एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। और सबसे बड़ी बात, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। आज इंसान अपनी लाइफ के अंदर इतना उलझा हुआ है, छोटे से प्रोजेक्ट को चलाने के लिए भी कई बार रिस्क लेना बहुत बड़ा भारी हो जाता है। तो बड़ी कंपनियां बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए बहुत बड़ा रिस्क को लेना। पर दोस्तों, अगर आज कोई इंसान लेफ्ट से राइट जाना चाहता है, पैसिव इनकम को एंजॉय करना चाहता है, टीम वर्क को एंजॉय करना चाहता है, अनलिमिटेड इनकम को एंजॉय करना चाहता है, और उसके पास ना तो इन्वेस्टमेंट है, ना नॉलेज है, ना एक्सपीरियंस है, ना ही रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, तो आज उसके पास सिर्फ इकलौता एकमात्र साधन ऐसा बचता है जो उसको लेफ्ट से राइट लेके जा सकता है। एकमात्र इंडस्ट्री ऐसी बनती है जिसने आज से पहले लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को लेफ्ट से राइट में लेके जाने का काम किया है। उस बिजनेस का, उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, या उस बिजनेस का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ये बिजनेस आपको बहुत सारे बेनिफिट देता है, जैसे कि एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम,
बीइंग योर ओन बॉस। कई लोगों को नहीं पसंद कि उनका कोई बॉस हो, मुझे भी पसंद नहीं था, इसलिए मैंने कभी नौकरी नहीं की। और कई लोगों को नहीं पसंद कि उनका कोई बॉस हो। ये बिजनेस आपको आजादी देता है कि आप अपने बॉस खुद बन सकते हो। अर्ली रिटायरमेंट, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट की एज तो 58 है। किसी ने बोला भाई आप तो 25 में भी रिटायर हो सकते हो, आप 30 में भी रिटायर हो सकते हो, बशर्ते आप उससे पहले इतना बड़ा सेटअप बना लो कि आपको उस सेटअप बनने के बाद पूरी उम्र कोई काम करने की जरूरत ना पड़े। आज हमारे जो अपलाइन है, मैं 2 अपलाइंस की बात करता हूँ और बड़ी रिस्पेक्टफुली करता हूँ। हमारे जो अपलाइन है गौरव मेहरा जी आज यूएसए के अंदर हैं, शायद मेरे ख्याल से रिटायर ही हैं और यूएसए के अंदर अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रही हैं। अगर वो 1 महीने की बजाय 6 महीने भी यूएस में रहना चाहें तब भी उनकी इनकम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि बढ़ती जाएगी। और दूसरे हमारे अपलाइन है द ग्रेट गुरु दीपक बजाज सर। दीपक बजाज जी आज टर्की के अंदर हैं और वो भी अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय कर रहे हैं। जो लोग फेसबुक पे कनेक्टेड है वो लोग देख रहे हैं कि दीपक बजाज जी अपनी जिंदगी में पैसिव इनकम को किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और वो रिटायर ही नहीं। अगर आज के बाद वो कोई काम भी ना करें तब भी उन्होंने इतना सेटअप बना दिया है कि अगली 7 पुश्तें भी उनकी बैठ के पैसे को एंजॉय कर पाएंगे। कार्स, होम, वेकेशंस, ये सारी चीजें हम लोग चाहते हैं। इवन ये तो आज की डेट में बेसिक नीड्स हैं। कार होना, घर होना, अच्छी वेकेशंस होना आज बेसिक नीड्स है। अच्छी क्वालिटी लाइफ होना, ये हम ये हमें इस बिजनेस से बेनिफिट मिल सकता है। फ्रीडम टू चूज योर वर्किंग आवर्स। हर इंसान को लगता है कि मेरे पास फ्रीडम होनी चाहिए कि मैं अपना काम कब करूं कब ना करूं। जैसे अगर आज मेरा मन नहीं है घर से बाहर जाने का तो मैं ना जाऊं, बट अगर मैं नौकरी करता हूं तो मुझे जाना तो पड़ेगा। इस बिजनेस को अगर आप करते हो तो आपके पास ये वाला ऑप्शन है, हम वो कर सकते हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल हमारे सामने हमारे अपलाइन ग्रेट गुरु मिस्टर विकास गर्ग सर हैं, जो कि इस बिजनेस के साथ साथ सोसाइटी के लिए कितना कुछ करते हैं, सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए कितना कुछ करते हैं। हम भी ये चीज कर सकते हैं। और सर्विंग द सोसाइटी, वही बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ, देश की सेवा सिर्फ बॉर्डर पे जाके नहीं होती, देश की सेवा और बहुत मायनों से हो सकती है, क्योंकि ये बिजनेस हमें सिखाता है कि हम कैसे उन चीजों को कर सकते हैं। दोस्तों ये सारे के सारे बेनिफिट और इसके अलावा और बहुत सारे बेनिफिट जो हमें इस बिजनेस से मिलते हैं। बट आप किसी भी बेनिफिट के लिए काम करना शुरू कर दीजिए, मैं आपको ये विश्वास दिलवाता हूँ ये बाकी के सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको इस बिजनेस से बाय डिफॉल्ट मिल ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास बड़ा घर आएगा तो बड़ी गाड़ी नहीं आएगी, बड़ी गाड़ी भी आएगी, बड़ा घर भी आएगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलेगी, एक्स्ट्रा इनकम भी मिलेगी, आप अपने बॉस खुद भी बनोगे और सोसाइटी के लिए भी बहुत काम। ये सब कुछ हो सकता है। प्रूवन, टाइम टेस्टेड, डुएबल बिजनेस, इसकी बहुत बड़ी पोटेंशियल है, जिसकी बहुत बड़ी मार्केट है और आने वाले दशकों तक, शायद 20-50 साल तक भी ये बिजनेस हम लोगों को पैसा देता है। और ये सब कुछ हम लोग कर सकते हैं टाइम टेस्टेड एक प्रूवन सिस्टम के साथ। जिस सिस्टम का नाम है मल्टीप्लायर्स। एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस टीम जो कि प्रोफेशनल टीम है, जो हमें बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा सकती है और पूरे इंडिया के अंदर हमारी हेल्प कर सकती है इस बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो दोस्तों अब मैं तीसरे प्रश्न की तरफ आता हूँ। जो हमारा तीसरा प्रश्न है जिसको हम बोल सकते हैं कि हाउ। भाई ये बात तो समझ में आ गई कि क्या करना है और ये भी समझ में आ गया कि क्यों करना है। अब मुद्दे वाली बात पे आते हैं ना कि कैसे करना है। और कैसे करने के लिए मैं सबसे पहले थैंक्स करता हूँ अपने शब्दों के साथ हमारी टीम मल्टीप्लेयर्स को, जिन्होंने एक बहुत जबरदस्त सिस्टम हमें बना के दिया। इस सिस्टम को अगर हम सिर्फ आंखें बंद करके फॉलो कर ले, जैसे विकास जी बोलते हैं अक्षरशः पालन कर ले सिस्टम का, तो हम लोग मल्टीप्लेयर का हाथ पकड़ के किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। वो कोई ज्यादा टफ नहीं है। आपको सिर्फ बिलीव करना है, आपको सिर्फ फेथ करना है अपने अपलाइन के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर। और ये सिस्टम हम लोगों को कहीं भी लेके जाने की हिम्मत रखता है। और अगली बात मैं क्या बोलना चाहूंगा, एनीबॉडी कैन डू इट, डजंट मैटर व्हाट योर बैकग्राउंड। इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, आप किस फैमिली से हो, आप किस कास्ट से हो, आप किस रिलीजन से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका पास्ट और आपके फ्यूचर का कोई भी कनेक्शन नहीं है। अगर आप इस बिजनेस को करते हो, आप कैसे भी हो, इस बिजनेस में आप सक्सेसफुल हो सकते हो और इस बिजनेस के अंदर आप डायमंड बन सकते हो और इस बिजनेस की ऊंचाइयों को छू सकते हो। दोस्तों ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है एक टीम वर्क है। और जो इंसान इस बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ी टीम बना सकता है या टीम बनाने के लिए सीख सकता है, वो इस बिजनेस के अंदर सुपर सक्सेसफुल हो सकता है। तो अब मैं हाउ के ऊपर बात करूंगा और अब मैं आपको एक एक्टिविटी लूप बताने वाला हूँ। और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी लोग डायरी लेके बैठे हैं और अगर नहीं बैठे तो प्लीज जल्दी से अगले 10 सेकंड के अंदर अपनी अपनी डायरी उठा लीजिए, क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने जा रहा हूँ जो शायद आज बहुत सालों के बाद, मेरे ख्याल से कोरोना के बाद आज ही हमारी पहली बीटीपी हो रही है। बहुत देर के बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो जल्दी से आप लोग अपनी डायरी उठा लीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है
जिन भी लोगों के पास डायरी है तो वो अपनी एक बार डायरी जरूर दिखाएं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। कुछ लोगों की मैं डायरी देख पाया, जितने लोगों को मैं स्क्रॉल कर पाया। देखिए दोस्तों, अगर इस बिजनेस को करना है तो इस बिजनेस का सबसे पहला रूल है कि आपके पास अपनी एक डायरी होनी चाहिए। बिना डायरी के आप इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि बिना डायरी के आप इस बिजनेस को स्लो कर पाएंगे, मैं बोल रहा हूँ बिना डायरी के आप इस बिजनेस को कर ही नहीं पाएंगे। ये सबसे पहली एसेंशियल है। मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया ना, तो मेरे दिमाग में भी बहुत चलता था कि डायरी की क्या जरूरत है, मैं दिमाग में नोट कर लूंगा, मैं मोबाइल फोन में नोट कर लूंगा, मैं जो भी है मैं ऐसे ही याद रखूंगा। बट फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आने लग गया कि अगर मैं ग्रोथ नहीं ले पा रहा हूँ तो उसके लिए बहुत बड़ा कारण मेरी एक डायरी। अगर मैं डायरी के ऊपर नोट नहीं करता हूँ, मैं डायरी नहीं लगाता हूँ, तो मैं यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो सकता हूँ। डायरी क्यों लगानी है? दुनिया के हर बड़े बिजनेसमैन के पास एक डाटा होता है। बिना डाटा के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। और ये बिजनेस तो ऐसा है जहाँ पे हमें हर रोज डाटे की जरूरत पड़नी है, हमें हर रोज अपनी लिस्टें देखनी है, हमें हर रोज कुछ ना कुछ चीज ऐसी करनी है जो कि हमें याद रखनी पड़ेगी। हमारे दिमाग में कई बार बहुत सारी चीजें स्किप हो सकती हैं, बट जो आपने अपनी डायरी के ऊपर लिख लिया वो वहां पे परमानेंट छप जाएगा, और वो छपा हुआ आपको बार बार याद करवाता रहेगा कि आपने इस बिजनेस में आगे क्या क्या स्टेप्स लेने। अपनी डायरी को अपना दोस्त बना लीजिए, अपना सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छी सहेली जो लेडीज है वो बना लीजिए, और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो 5 स्टेप्स हैं, इसको हम बोलते हैं एक्टिविटी लूप फॉर बिग सक्सेस। इनमें से पहला है लिस्ट मेकिंग एंड सिलेक्शन। आप चाहे तो लिख सकते हैं, लिस्ट मेकिंग एंड सिलेक्शन। दूसरा है अप्रोचिंग पीपल। तीसरा है शो द प्लान। चौथा है फॉलो एंड सेल्स कलेक्शन। और पांचवा है क्रिएटिंग एंड रिटेनिंग कस्टमर्स। दोस्तों, ये ना एक एक्टिविटी लूप है। लूप का मतलब क्या होता है कि जो पहले नंबर पे है ना वो पहले पे ही आएगा, पे शो द प्लान ही आएगा। ऐसे नहीं होगा कि आप पहले शो द प्लान करो और उसके बाद लिस्ट बनानी शुरू करो। तो इन चीजों को इसी तरीके से फॉलो करना है जिस तरीके में ये लिखा गया। तो मैं सबसे पहली स्टेप की बात करता हूँ। एक्टिविटी लूप में जो सबसे पहला स्टेप है उसको हम बोलते हैं लिस्ट मेकिंग एंड सिलेक्शन। दोस्तों, अगर हम इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं ना, अगर इस बिजनेस में बहुत ज्यादा तरक्की लेना चाहते हैं, तो मैं आपको ये चीज बता दूं, आपको लिस्ट बनाने की कला आनी चाहिए। आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए कि लिस्टें कैसी बनानी है। और जो इंसान को लिस्टें बनानी आ गई उसको इस बिजनेस में कोई भी मार नहीं दे सकता। आपको हर रोज लिस्ट बनानी पड़ेगी, हर चीज के लिए लिस्ट बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये बिजनेस क्या है? नेटवर्क बनाने का बिजनेस है, लोगों को अपने साथ जोड़ने का बिजनेस है, बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क बना के इस बिजनेस में आगे बढ़ने का काम है, टीम वर्क का काम है। और ये सभी चीजें तभी हो पाएंगी ना अगर आप लिस्ट बनाना जानते हैं। तो आपको कितनी लिस्टें बनानी? आपको अपनी डायरी को, पूरी डायरी को 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके 5 तरह की लिस्ट बनानी है ना। सबसे पहली लिस्ट आपको बनानी है लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स की। दूसरी लिस्ट बनानी है लिस्ट ऑफ पेंडिंग फॉलोअप्स की। तीसरी लिस्ट बनानी है लिस्ट ऑफ कस्टमर्स की। चौथी लिस्ट बनानी है लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स की। और पांचवी लिस्ट बनानी है लिस्ट ऑफ लीडर्स की। ये लिस्टें क्या है, मैं फटाफट से आपको बता। सबसे पहली लिस्ट के अंदर आप उन लोगों के नाम लिखेंगे जिन लोगों को हमने जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं। और प्रोस्पेक्ट्स क्या होते हैं? प्रोस्पेक्ट्स वो होते हैं जिन लोगों को हम जानते हैं, जो हमारा नेटवर्क है, जो हमारे आसपास लोग रहते हैं, जिनसे हम रोज संपर्क में रहते हैं। और ये प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाने के अंदर आपकी सबसे बड़ी हेल्प करेगा आपका मोबाइल फोन। कई बार हम बंदे को बोलते हैं कि भाई लिख तू कुछ नाम लिख, है ना। अब तुम इस बिजनेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हो, अब तुम कुछ नाम लिखो और उन लोगों को जाके हम फिर बात करेंगे। बंदा कहता है मैं तो किसी को जानते नहीं। आप एक चीज बताइए, ऐसा हो सकता है कि आज की डेट में कोई इंसान किसी को भी नहीं जानता? और अगर कोई ऐसा इंसान व्यक्ति है तो आप सबसे पहले तो उसका फोन ले लीजिए अपने पास, मुझे ये लगता है। तो फिर वो फोन का क्या करेगा? जब वो किसी को जानता ही नहीं तो वो फोन को क्या करेगा? गेम खेलने के लिए रखा हुआ। उस फोन के अंदर हम सबके पास एक फोन है, और फोन के बिना आज कोई भी चल नहीं सकता। और उस फोन के अंदर हमने कम से कम हर बंदे ने 200, 300, 500, 1000 लोगों के नाम लिख रखे हैं। वही लोग हमें चाहिए। वो जिनके नाम आपने अपने फोन के अंदर लिखे हुए हैं वो इंसान ही तो है ना, कोई पशु पक्षी या जानवर तो नहीं है ना। वो जितने लोगों के नाम उस लिस्ट में लिखे हुए हैं, उस फोन के डायरी के अंदर है, कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर है, वही तो हमें उस लिस्ट के अंदर चाहिए। कई बार ना लोग प्रीजज करते हैं कि इसका नाम मैं नहीं लिखूंगा, ये तो काम करेगा नहीं। इसका नाम मैं नहीं लिखूंगा, इसके पास तो समय नहीं है। इसका नाम मैं नहीं लिख सकता क्योंकि इसके पास तो पैसा ही नहीं है काम शुरू करने के लिए। तो ऐसा प्रीजज मत कीजिए। क्यों मत प्रीजज कीजिए?
जिस इंसान ने दीपक बजाज जी को जोड़ा था, है ना, अगर वो प्रीजज कर लेता दीपक बजाज जी को जोड़ने से पहले कि भाई इसको क्यों पूछना, इस बंदे की तो 2 लाख रुपए महीने की सैलरी है, 2007 की मैं बात कर रहा हूँ, 2007 में 2 लाख रुपए महीने की सैलरी है और समय इसके पास वैसे ही नहीं है, तो पैसा इसके पास वैसे बहुत है, समय इसके पास है नहीं, तो इसको क्यों अप्रोच करना। पर भाई साहब जिस बंदे ने अप्रोच किया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे फेथ के साथ, जो दीपक बजाज के स्पॉन्सर थे उन्होंने अप्रोच किया और आज हम सबके सामने है। अगर उस दिन वो प्रीजज कर लेते तो हम में से कोई भी बंदा आज ये बैठा बीटीपी ना सुन रहा होता, क्योंकि अगर दीपक बजाज जी जुड़े तभी तो मल्टीप्लायर्स बना ना, और तभी तो हम सभी लोगों का यहाँ पे जन्म हुआ और आज हम बैठे पैशनेट इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो प्रीजज मत कीजिए। ऐसी कई बार हम प्रीजज कर लेते हैं कि इस बंदे के पास तो पैसा ही नहीं है। आप मुझे बताओ, जिस बंदे के पास पैसा नहीं है, हमें लगता है कि वो थोड़े से ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है या उसके पास बहुत ज्यादा टाइट पॉकेट है, तो क्या उस बंदे को नहीं है बिजनेस के बारे में बताना चाहिए? अरे उसको तो सबसे पहले बताना चाहिए। आप मुझे बताओ, अगर वो ये बिजनेस नहीं करेगा तो ऐसा कौन सा काम करेगा जिससे वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को सुधार सकता है? तो हमारा काम प्रीजज करना नहीं, प्रीजज जजमेंट करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है अपना काम करना, और हमारा काम क्या है कि सामने वाले को अपने बिजनेस के बारे में बताना। हाँ करना या ना करना वो उसका काम है, उसको उसका काम करने देते हैं, हम लोग अपना काम। तो प्रीजज बिल्कुल भी नहीं करना। आपकी लिस्ट में कौन हो सकता है? आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके फैमिली मेंबर, आपके पड़ोसी, आपके साथ पढ़ने वाले लोग, आपके साथ काम करने वाले लोग, आपके साथ ऐसे लोग जो डेली आपको किसी ना किसी वजह से मिलते हैं। कोई सब्जी वाला है, कोई प्लम्बर है ना, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई ऑटो वाला है, कोई टैक्सी वाला है। ऐसे सभी तरह के लोग, ये सारे लोग ही तो हैं, और इन सभी लोगों को या तो किसी ना किसी अच्छे प्रोडक्ट की जरूरत है जो उनकी हेल्थ को ठीक करेगा, या फिर किसी ना किसी अच्छे इनकम सोर्स की जरूरत है। राइट दोस्तों? और आपकी लिस्ट हर रोज बढ़नी चाहिए। हर रोज कैसे बढ़ेगी? जब आपके पास डायरी होगी, और वो डायरी 24 घंटे आपके पास होगी। तो ऐसा अरेंजमेंट बनाइए कि डायरी आपके पास हमेशा रहे, और अगर नहीं भी रख सकते आप अपनी डायरी, तो हर रोज हमारे दिमाग में कोई ना कोई नया नाम आता है, तो उस नाम को रात को सोने से पहले अपनी लिस्ट को अपडेट कर दीजिए। दोस्तों, जिस इंसान के पास ये पहले नंबर वाली लिस्ट है ना, मेरे से लिखवा लीजिए, उस इंसान को इस बिजनेस में कोई उसकी टांग नहीं खींच सकता, कोई उसको डरा नहीं सकता। अगर आपके पास लिस्ट 5 लोगों की है, तो जैसे ही आप पहले बंदे के पास जाओगे और अगर वो बाई चांस मना कर गया, तो आप दूसरे बंदे के पास जा नहीं पाओगे। बट अगर आपके पास लिस्ट 500 लोगों की है, तो पहले 10 ने भी अगर मना कर दिया ना, तो आपका हौसला कभी डगमगाएगा नहीं, क्योंकि वो लिस्ट आपको बताएगी कि भाई अभी 10 ही तो हुए हैं, 490 अभी और भी बाकी है। तो जितनी बड़ी लिस्ट हो सके उतनी बड़ी बनानी है। हाँ, इसमें मैं एक चीज बता दूं, लिस्ट में नाम उन लोगों का लिखना है जिन लोगों को हम जानते हैं और जो हमें जानता है। कृपया करके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम कोई भी ना लिखे, है ना, हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी का नाम कोई भी ना लिखे, क्योंकि उनको हम तो जानते हैं, वो नहीं ना हमें जानते। तो ऐसे लोगों को नाम लिखे जिनको हम भी जानते हैं और जो हमें। राइट? अगली मैं टॉपिक पे आता हूँ, जिसका नाम है सिलेक्शन। लिस्ट बन गई, डायरी बन गई, और डायरी के हमने बहुत सारे लोग लिख दिए। अब सबसे पहले किसको मिला? यहाँ पे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। यहाँ पे लोग सबसे पहले किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, मतलब जहाँ पे हम सिर्फ ट्राई कर रहे हैं, जहाँ पे हम सोचते हैं कि चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं, पता नहीं शायद देखते हैं सोच के। अभी किसी ऐसे व्यक्ति को जरूरी बात करनी है जो हमारा बहुत क्लोज है, उससे बाद में बात करेंगे, पहले एक बार ट्राई करके देखते। ये ट्राई करने वाला काम मत करो, है ना। दुनिया में अगर ट्राई करने के लिए इस बिजनेस को करोगे तो कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। अपनी लिस्ट को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड, पूरी लिस्ट को, मान लीजिए आपने 100 लोगों का नाम लिखा, और उन 100 लोगों के नाम के आगे एक एक नाम पढ़ना शुरू कीजिए। और अगर इस प्रोसेस में हो सके तो अपने एक्टिव अपलाइन को साथ में बिठाइए, आपका अपलाइन आपको गाइड करेगी। बिठाइए अपलाइन, एक्टिव अपलाइन, है ना, जो बिल्कुल इमीडिएट स्पॉन्सर है। कई बार वो भी बिल्कुल नया होता है, तो कई बार वो इतना गाइड नहीं कर पाते, जो एक्टिवली इस बिजनेस में आपको सपोर्ट करते हैं। तो अपनी पूरी लिस्ट को बारी बारी से पढ़े। जैसे मान लो आपने 100 नाम लिखे हैं, तो उसमें से सबसे पहला नाम पढ़े। पहला नाम पढ़ के आपको यह ध्यान में आएगा कि आपका हॉट कॉन्टेक्ट है, वार्म कॉन्टेक्ट है या कोल्ड कॉन्टेक्ट। अब हॉट वार्म कोल्ड क्या होता है? हॉट वार्म कोल्ड होता है कि एक बंदे का नाम पढ़ के हमें याद आता है कि यार ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये हमें किसी काम के लिए मना नहीं है ना। और एक बंदे का पढ़ के फिर हमें सिलेक्शन लिस्ट नाम पढ़ के हमें ध्यान में आता है कि यार ये तो एम ही है, बस ये हमें इतना रिस्पॉन्ड नहीं होता, इससे तो मिले बिल्कुल बहुत टाइम। और एक बंदा ऐसा है जो हमें थोड़ा बहुत मिलता है, वो हमारी बात मान